अगर मेरे कोई भाई कॉरपोरेट चला रहे हैं और उनसे डिफ़ॉल्ट हो गया है किसी बैंक का, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या ऑपरेशनल क्रेडिटर का। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे आपने माल खरीदा है या कोई सर्विस ली है। तो वो लोग अपनी मुक्त हो सकते हैं अपनी सभी चीज़ से, अपनी सभी ऋणों से, अपनी बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया से। बहुत बढ़िया 2016 में आईबीसी कोड 2016 आया है दोस्तों। उसमें अगर आपसे डिफ़ॉल्ट हो गया है एंड आप है ना उसको भरने की पोजीशन में नहीं है, तो क्या होता है, अननेसेसरली की लिटिगेशन चलती रहती है। बैंक अपना केस फाइल कर देता है, इनकम टैक्स अपनी वसूली करता है, जीएसटी अपना पैसा मांगता रहता है, एंड जिससे आपने मान लिया है वो अपना पैसा मांगता रहता है। एंड 10 साल तक इस कोर्ट के आने से पहले 10-15 साल तक जीवन निकल जाता था कोर्ट में लड़ते लड़ते। उन सब के ऊपर ये पहली बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द मास्टर स्ट्रोक फॉर दोज पीपल्स हु हैव कमिटेड सम डिफ़ॉल्ट। आज हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सभी साथी इसको ध्यान से देखें। अभी भी ये एक्ट 2016 में आया है, बहुत लोगों को इसका पता नहीं है। तो आज मैं इसकी पूरी डिटेल दूंगा कि ये एक्ट क्या है, ये कोड कब आया है, कोड क्यों आया है और कोड में आप कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। मैं आज फिर उपस्थित हूँ लेकर आपके लिए धन की बात। धन की बात दोस्तों हम हर हफ्ते करते हैं, और धन की बात का मतलब सिर्फ ये नहीं धन की बात नहीं होती, धन से संबंधित सारी बातें होती हैं। पैसा कैसे कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। एंड जब आपसे डिफ़ॉल्ट हो जाता है उसके बारे में बात करते हैं। वो भी डिफ़ॉल्ट किसका है? धन का डिफ़ॉल्ट है। एंड उससे बचने का क्या साधन है, ये आपसे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आईबीसी कोड 2016 की। ये दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये मास्टर स्ट्रोक आया है। किनके लिए? डिफ़ॉल्टर्स के लिए। आप ऐसे कहेंगे कि डिफ़ॉल्टर्स के लिए मास्टर स्ट्रोक आया? यस। जब आप डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं आपके पास सीमित साधन होते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें सीमित एसेट्स हैं, जो भी कुछ है सीमित है, और लेनदार बढ़ जाते हैं। तो उसका कोई तरीका नहीं है। आप है ना सिर्फ कोर्ट में केस ही लड़ सकते हैं। इनकम टैक्स अपनी वसूली करता है, जीएसटी अपनी वसूली करता है। आपके एम्प्लाई वो अपनी सैलरी मांगते हैं, वर्कमैन का जो ड्यूज़ है वो मांगते रहते हैं। कुल मिला के सब लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं, और ये लड़ाई 10, 15, 20 साल तक चलती थी। अभी ये सुविधा आ गई है, ये जो कोड आया है ये अभी सिर्फ कॉरपोरेट पे लागू है, सिर्फ कंपनीज़ के ऊपर। आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है या लिमिटेड कंपनी है और आपसे डिफ़ॉल्ट हो गया है, डिफ़ॉल्ट की भी सीमा कितनी है? डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो गया है तो आप इसकी शरण ले सकते हैं आईबीसी कोड, इंडियन बैंक्रप्सी कोड 2016। ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2016 में। एंड अगर आपसे डिफ़ॉल्ट है तो आप है ना खुद एज ए कॉर्पोरेट डेटर, जिसको हम बोलते हैं सीडी, वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है, कह सकता है कि मेरे से डिफ़ॉल्ट हो गया है, आई एम नो मोर एबल टू रन द शो। तो इसकी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कौन है? वो है एनसीएलटी। इसकी जो कोर्ट है एनसीएलटी है। कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि मेरे से डिफ़ॉल्ट हो गया है, उसमें सारे डिफ़ॉल्ट की डिटेल देंगे। अभी आपको बताऊंगा इसका क्या प्रोसीजर है। पहले आप सुनिए, इसमें 3 तरह के लोग जा सकते हैं। या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो आपका बैंक है, जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनसे आपने पैसा लिया और आप दे नहीं पाए, आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, उन्होंने केस शुरू कर दिया है, सरफासी शुरू हो चुका है, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। या आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर, वो कौन है? जिससे आपने कोई माल लिया है या कोई सेवा ली है और 1 करोड़ से ज़्यादा ड्यू है, वो भी एनसीएलटी में लगा सकता है गुहार कि इन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया, इनकी कंपनी को बंद किया जाए। तीसरा कौन जा सकता है? खुद कॉरपोरेट डेटर, कॉरपोरेट जिसने डिफ़ॉल्ट किया है। तो भांति भांति के जो इसमें 3 एप्लीकेशन लगती हैं, हम किसी एपिसोड में इनकी बात करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे कॉरपोरेट डेटर की, डिफ़ॉल्टर की। जब आप डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं तो लंबी प्रक्रिया कोर्ट में चलेगी। जो आपकी एसेट है वो वहीं की वहीं रहेगी, वो तो बढ़ नहीं जाएगी, बल्कि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा।
आप देखिए, और हल कुछ नहीं निकलेगा। जो आपके पास अवेलेबल है उसी को आप दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे नुकसान हो जाते थे। नुकसान मैं बताता हूँ कैसे होते थे कि जब आप है ना बैंक से लोन लेते हैं, बैंक के पास प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज रखी होती है, तो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है बैंक उसको बेच लेता है। बैंक का तो काम हो गया। जो वर्कमैन हैं जिन्होंने अपना खून पसीना दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, वो बेचारा रह जाता है, क्योंकि उसके पास तो कोई सिक्योरिटी थी नहीं। इसीलिए ये एक्ट आया है, ये जो कोड आया है, इसके अंदर क्या किया है, टू मैक्सिमाइज द एसेट, एसेट को मैक्सिमाइज करना एंड एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर इसको रिजॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन है। डेटर क्रेडिटर के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से एफिशिएंसी के साथ उसको ख़त्म करना। 180 दिन के अंदर इसको ख़त्म करना पड़ता है। अगर 180 दिन में नहीं ख़त्म हो पा रहा है तो 90 डेज का आपको एक्सटेंशन मिलता है। अभी पिछले दिनों एक एक्सटेंशन और आ गई है, वो 60 दिन की होती है। तो 180 + 90 + 60, कुल मिला के कैसा भी हो 330 दिन में ये रिजॉल्व होना ही होना है। मैं आपको बताता हूँ इसमें रेजोल्यूशन में क्या होता है। जब आप डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं तो सेक्शन 10 की एक एप्लीकेशन होती है, वो आप NCLT में लगाएंगे। उसकी फ़ीस है 25,000 रुपीज़। वो आप भर देंगे तो नियत समय के अंदर, वैसे तो 10 दिन का टाइम है कि 10 दिन के अंदर उसके ऊपर डिसीजन लेना है, पर यह है कि लिखा हुआ एक्ट के अंदर होता है, उसके अंदर नोटिस जाता है सभी स्टेक होल्डर का, और उनको आने में टाइम लग जाता है। तो 2 महीने में 3 महीने में ये एप्लीकेशन पे विचार हो जाता है। ये एप्लीकेशन 99% अप्रूव हो जाती है, एडमिट हो जाती है NCLT से, प्रोवाइडेड आपने कोई फ्रॉड ना किया हो। ये कोड उन लोगों का साथ नहीं देता जिन्होंने फ्रॉड किया है। अगर डिफ़ॉल्ट आपसे हुआ है, जेन्युइन डिफ़ॉल्ट हुआ है, आपको लॉसेस हुए हैं, आपकी जो कंडीशन मार्केट की उसको देखते हुए कुछ लॉसेस हुए हैं, उसके लिए ये आपकी हेल्प करता है। अब आपने ये एप्लीकेशन लगाई, महीने 2 महीने 3 महीने में अगर एक बार ये एडमिट हो गई, इस पे IRP, एक IRP होता है, लाइसेंस होता है उसके पास, जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एंट्रीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल NCLT लगा देती थी। जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है उससे ठीक 180 दिन के अंदर उसको ये रिजॉल्व करना होता है। अगर 180 दिन में नहीं हुआ, जैसे कि मैंने बताया 90 डेज का एक्सटेंशन, उसके बाद 60, मैक्सिमम 330 डेज टाइमलाइन है। उसका पूरा रोड मैप उसमें दिया हुआ है कि विदिन 3 डेज आपको ये करना होगा, विदिन 15 डेज ये करना होगा। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये करता क्या है। ये आपका एक नियत समय में फार्म G वो अखबार में ऐड देता है कि ये कंपनी मेरे पास आई है, ये डिफ़ॉल्ट में है, इसके अंदर ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज़ हैं, कोई इसमें प्लान लगाना चाहे तो इसको ले सकता है। उसमें प्लान आने शुरू हो जाते हैं, उसकी वैल्यूएशन भी करा लेता है उसके पूरे प्रोजेक्ट की, और उसमें जब प्लान आने शुरू हो जाते हैं तो वो प्लान COC में, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसके अंदर जितने भी लेनदार हैं आपके फाइनेंशियल, वो बैठते हैं। अगर वो प्लान अप्रूव हो जाता है तो वो जो प्रोजेक्ट है उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसका प्लान अप्रूव हुआ है। अगर इस नियत समय 180 दिन के अंदर कोई प्लान आता नहीं है, प्लान आता है तो वो अप्रूव नहीं होता है, तो RP क्या करता है, RP NCLT को लिख देता है कि इसमें कोई प्लान वाइबल नहीं है, आ नहीं रहा है, इस पर लिक्विडेशन की इजाज़त दी जाए। तो उसका लिक्विडेशन हो जाता है। लिक्विडेशन में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा उन्होंने इसको बोलते हैं वाटरफॉल मैनेजमेंट। वाटरफॉल मैनेजमेंट के तहत सबसे पहले आप देखिए क्या ब्यूटी है इसकी, सिक्योर्ड क्रेडिटर बैठे हैं, जिन्होंने मॉर्गेज किया लैंड, उनको पैसा नहीं मिलेगा। पूरी पेमेंट सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज़ की होगी। सबसे पहले आता है वर्कमैन ड्यूज़, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो मैं अभी आपसे बता रहा था, उसके बाद शेयर होल्डर्स। ये एक मैनेजमेंट हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला पैसा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वर्कमैन को मिलना चाहिए, उनको मिलता है। उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलता है, फिर कुछ बचता है। वाटरफॉल ऐसे हो रहा है, जहाँ जहाँ आपका पेमेंट जारी है, नीचे तक अगर पेमेंट कुछ नहीं आएगी तो नीचे कुछ नहीं पहुँचेगा। तो ये प्रोसीजर है IBC कोड में। अब ये देखिए इसकी ब्यूटी, IBC कोड सभी इससे पहले जितने भी
रिकवरी के एक्ट चल रहे थे सबको सुपरसीड करता है, इनकम टैक्स एक्ट को सुपरसीड करता है। क्योंकि प्लान में अगर किसी ने कह दिया इनकम टैक्स की लायबिलिटी मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है और प्लान में उसने कह दिया 5 लाख रुपए दूंगा, वो COC में अप्रूव हो जाता है तो आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। अदरवाइज भी जिस दिन IRP अपॉइंट होता है 180 दिन का मोरेटोरियम शुरू हो जाता है दोस्तों। मोरेटोरियम का क्या मतलब है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं IRP सबको लेटर लिखता है कि इसमें ये इनकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, इसमें मोरेटोरियम पीरियड शुरू हो गया है। अगर सरफेसी में कोई चल रहा है वो भी रुक जाता है, किसी भी कोर्ट में चल रहा है, ये सभी एक्ट को IBC कोड है, सभी एक्ट के ऊपर है, सबको सुपरसीड करता है और वहाँ पर जो फैसला हो जाता है वो सबको मान्य होता है। अब आप देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि आप है ना कोर्ट कचहरी में घूमते रहें, प्रॉपर्टी आपके पास वही है और 10 साल 20 साल के बाद भी वही मिलनी है, तो क्यों ना उसको एक नियत समय के अंदर ख़त्म कर दिया जाए। सरल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर कॉर्पोरेट डेटर हैं तो ये एक बस में आप बैठे हैं, आप बस के ड्राइवर हैं, वो उस बस के पैसेंजर कौन है? वर्कमैन, वो उस वर्क का पैसेंजर है। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो उस वर्क के पैसेंजर है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, ठीक है। एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं। कौन है ऑपरेशनल क्रेडिटर? जिनसे आपने पेट्रोल खरीदा है, जिनसे आपने बस की रिपेयर कराई है। वर्कमैन कौन है? उस बस का कंडक्टर है और आप बस चला रहे हैं। आपने वर्कमैन की सैलरी नहीं दी, किसकी? कंडक्टर की सैलरी नहीं दे पा रहे। जिसने आपको बस के लिए लोन दिया था आप उसका किस्त नहीं दे पा रहे, वो भी उस बस में बैठा है। आपने किसी से अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ले लिया, वो भी उस बस में बैठा है, उसके भी पैसे नहीं दे पा रहे। एंड जिससे आपने बस खरीदी थी या बस के अंदर कोई रिपेयर कराई थी या पेट्रोल जिससे खरीदा था, वो कौन है? आपका लेनदार है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है। वो सब आपको तंग कर रहे हैं कि भाई साहब मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। एंड यहाँ तक कह रहे हैं कि अब बस ठीक से नहीं चला पा रहे, यानी कॉर्पोरेट ठीक से नहीं चला पा रहे। एक तरह की सिचुएशन रस्साकसी की होती है, आप समझिए ना, रस्सा खींच रहे हैं। वो कॉर्पोरेट डेटर एक तरफ खड़ा है और ये सारे उसको पकड़ के एक तरफ खींच रहे हैं। ये पोजीशन है, सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं आप, है ना, जब NCLT में एप्लीकेशन लगाते हैं, आप बस के ड्राइवर हैं, आप NCLT में एप्लीकेशन लगाते हैं कि मेरे से डिफ़ॉल्ट हो गया है, मैं इन सब लोगों से परेशान हूँ, ये बस से मैं निकल के अलग खड़ा हो जाता हूँ, इस पर दूसरा ड्राइवर दे दीजिए। तो दूसरा ड्राइवर कौन होता है? जो इसमें प्लान लगाता है, जो प्लान लेके आता है वो दूसरा ड्राइवर होता है। बस उसको मिल जाती है, वो NCLT को ये बताता है, वो अपना एक प्लान ये बताता है सब क्रेडिटर्स को, वर्कमैन को, कि मैं आपको ऐसे ऐसे पैसे दूंगा। अगर सबको वो मंजूर है तो ठीक है, बस की चाबी उसको दे दी जाती है, जो नया ड्राइवर आया है, जो कि प्लान जिसने लगाया है। एंड उसके बाद चाबी दे दी जाती है, वो बस को चलाता है एज पर द प्लान और सबको सेटिस्फाई करता है। अगर कोई भी प्लान अप्रूव नहीं होता, कोई भी प्लान लगता नहीं है, लगता है तो सबको मंजूर नहीं है, क्रेडिटर कहता है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, वर्कमैन कहता है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो क्या होता है? वो परमिशन लेता है NCLT से, वो उस बस को बेच देता है। बस बिकेगी तो सबसे पहले किसको मिलेगा? कंडक्टर को, वर्कमैन को सबसे पहले मिल जाएगा। एंड कुछ पैसा बचेगा तो सिक्योर्ड, जिसने बस को फाइनेंस किया था, उसको मिल जाएगा। फिर बचेगा तो अनसिक्योर्ड को मिल जाएगा, और फिर बचेगा तो जिन्होंने पेट्रोल दिया था या रिपेयर की थी उनको मिल जाएगा। ये सीधा प्रोसीजर है। आपकी जान छूट सकती है जिस दिन आपकी एप्लीकेशन सेक्शन 10 की NCLT एक्सेप्ट कर लेता है, उसको एडमिट कर देता है, उस दिन आप फ्री हैं। आपके पास ना तो कोई नोटिस आएगा, ना आपके ऊपर कोई मुकदमा चलेगा। 180 दिन का मोरेटोरियम शुरू हो चुका है। 180 दिन के बाद अगर एक्सटेंशन ली जाती है, उसके बाद जो RP है वो सभी स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म कर देगा कि ये हुआ है, आपका शेयर ये बना है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। दोस्तों ये मास्टर स्ट्रोक है, बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, आज भी नहीं है। मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं कि बैंक का मैंने 10 करोड़ रुपए देना है, GST का 2 करोड़ रुपए देना है, मेरे पास जो एसेट है वो 2 करोड़ रुपए की है, और वो बैठे हैं, हर कोर्ट में जवाबदेही है उनकी। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने हाथ खड़े कर दीजिए, IBC कोड 2016 की शरण लीजिए और उसकी एप्लीकेशन फाइल कीजिए। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताया।
अभी कम से कम 3 एपिसोड में मैं आपको पूरा सेक्शन वाइज बताऊंगा कब, क्यों, कहाँ होता है, कौन कौन एप्लीकेशन लगा देते हैं, अगर एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्राइटेरिया लगाता है तो कैसे होता है, अगर ऑपरेशनल क्राइटेरिया लगाता है तो कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आपको अगले 3 एपिसोड में बताऊंगा। ये सारे एपिसोड आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वाकई आपसे कोई डिफ़ॉल्ट हो गया है तो आप ऐसी एप्लीकेशन लगाएं। आप में इसको कोई भी संशय हो, कभी भी मेरे से फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हूँ। मेरे को फ़ोन करें एंड इस एपिसोड को भी सबको शेयर करते रहें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद एंड नमस्कार।